महिला सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, NFIW से एनी राजा और कविता कृष्णन, NHD से शबनम हाशमी अपने अभियान उठे तो के लॉन्च के लिए एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने अपने कैंपेन के बारे में बताया और साथ ही देश की GDP, रोजगार और कोरोना लॉकडाउन की वजह से बड़ी भुखमरी के बारे में भी चर्चा की। इस संवाददाता सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने लोकसभा में प्रश्नकाल निलंबित होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे देश में एक हमारी संवैधानिक ढांचे पर और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, उन पर एक पूरी तरह से प्रहार चल रहा है। इकोनॉमी को अगर हम देखें तो ध्वस्त हो चुकी है इकोनॉमी। -24% ग्रोथ रेट है GDP का। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, बेरोजगारी की, तो वो दशकों में सबसे ज्यादा आज उसका नंबर है। लोगों को जो लॉकडाउन हुआ कोविड के कारण जो किया गया और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, उससे लोगों की जो डेली वेजर्स थे, जो मजदूर थे, जो हमारे देश में कामगार, जो पूरी जो पॉपुलेशन है, उनकी सारी की सारी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो ध्वस्त हो गई हैं। लोग डेस्टिट्यूशन में हैं, भूख का, स्टारवेशन की वो फेस कर रहे हैं। कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, फिगर्स भी क्लियर नहीं है। कानून पिछले 6 साल से एक के बाद एक पॉलिसीज पास हो रही हैं जो कि लोगों के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। वो चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो और चाहे वो कश्मीर का जो एब्रिगेशन 370 आर्टिकल का किया गया वो बात हो। और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार सवालों का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। तो चाहे हम देखें कि पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका काम है कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए, उन्हें पूरी तरह से हम देख रहे हैं प्रहार हो रहा है उनके ऊपर। क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा है पार्लियामेंट में, इतने महीनों बाद पार्लियामेंट बैठी है, ये हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है और किस तरह से उस पर अटैक हो रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस, जो महकमे सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। जो लोग सवाल उठाते हैं उन पर प्रहार चल रहा है। गौरी लंकेश से लेकर ऐसे सभी लोगों पर, प्रोटेस्टर्स पर, जो सड़कों पर निकलकर गलत कानूनों और गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे जेलों को भरा जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं, उस पर अभी चर्चा भी होगी। और जितने भी लोगों के पास सवाल पूछने के तरीके हैं, उन पर प्रहार है। तो सूचना का अधिकार कानून जो हमें ये ताकत देता है कि हम सरकार से जवाब पूछ सकें कि आप माइग्रेंट वर्कर्स बताइए, कितने माइग्रेंट वर्कर्स निकले अपनी नौकरियों से, कहां तक पहुंचे, कितने मरे रास्ते में चलते चलते, जब वो हजारों किलोमीटर चले वापस। या आप पूछें कि कोविड में क्या हो रहा है, वेंटिलेटर किधर है, आपने PM केयर्स के लिए इतने पैसे इकट्ठे करे, वो पैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तमाम सवाल पूछने के लिए जो एक जरिया लोगों के पास है सरकार को जवाब दे ठिकाने का, उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। आज 20वां दिन है जब से जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है हमारे देश का, CIC, वो उसका जो मुख्य आयुक्त है वो खाली पड़ा है पद। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन सरकार किसी मूड में नहीं है कि वो जो आयुक्त है उनकी नियुक्तियां करे। और ये जो सारे हमारे सवाल है सरकार से, वो जाकर जब अटक रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो अपीलें और शिकायतें हैं वो ऐसे ही लंबित पड़ी रहे। उसके लिए ये पूरा
पूरा का पूरा जो खेल है वो हम रचता हुआ देख रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि दिस इज एनी कोइंसिडेंस कि इस समय पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी चीफ की नियुक्ति नहीं की जा रही। ये कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं है कि कोई सर एकदम से हो गई वैकेंसी। जिस दिन कमिश्नर की नियुक्ति होती है उस दिन पता होता है कि वो कब रिटायर होंगे और ये पद कब खाली होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की हमारी मांगे हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। और मैंने केवल उन्हीं की बात करी कि हम कह रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के, जवाबदेही के और पारदर्शिता के, उन्हें सशक्त किया जाए, उनमें वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार कानून को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो सिस्टम्स लेके आई है सरकार, वो उन्हें एकदम तुरंत बंद करे, क्योंकि वो एक जरिया है कि छुप कर अनोनिमस तरीके से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स रूलिंग पार्टी के पास आते रहे और चुनाव एक मजाक बनकर रह जाए इस देश में। तो हमारी ये भी मांग है इसके अंदर। और साथ ही हमारी मांग है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं, उन पर प्रहार होना बंद हो। जो चार्टर में बात नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है इससे, कल की ही बात है, इसलिए मैं बस संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ कि यूपी सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम कानून बनाएंगे, हम ऐसी एक निजी सेना किस्म का बनाएंगे जहां साधारण जो आम पब्लिक में से हम लोगों को चुनेंगे, उनके हाथ में हथियार देंगे और वे गिरफ्तारियां कर सकते हैं किसी की भी बिना पूछे, बिना कुछ भी किए। ये समझिए कि पहले से हमारे देश में इस तरह के कानून, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कानून ये मौजूद हैं, जो बहुत ही गलत हैं, जिनके हटाने की मांगे हमारे इस चार्टर में भी हैं। वो सेना के जहां डिस्टर्ब एरिया घोषित होता है, वहां सेना जहां लगती है, उनके लिए ये बनाया जाता है, उसे भी हम गलत मानते हैं। लेकिन आज ये हो रहा है कि क्या पूरा उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब एरिया है, वहां इस तरह का कानून लगेगा? इसका जिक्र इसलिए आज यहाँ से जरूरी है क्योंकि हमारी सारी जो मांगे हैं वो एक तरह की सत्ता से एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, एक जवाबदेही मांग रही है कि आप निरंकुश तरीके से ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आज सत्ता इसी तरह से कर रही है। इस तरह की चीज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हो रहा है और ये मेन मीडिया का मेजर डिबेट बन नहीं रहा है। पब्लिक के बीच में बनाने, इससे बहस बनाने का काम हम लोगों का, साधारण नागरिकों का हो जा रहा है। और इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि जो दो बातें जो बिल्कुल साधारण नागरिकों के एंगल से समझा जाए। एक तो ये कि जो पुलिस का रवैया होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, वो ये है कि तथ्यों के आधार पर वो जांच करे। लेकिन सब जानते हैं, हमारे देश का हर गरीब मोहल्ला जानता है कि पुलिस जो है वो पहले से तय कर लेती है किसी को फंसाना है, उठा लेती है, गलत आरोप लगाती है, टॉर्चर से बातों को निकलवाती है। जाहिर सी बात है, टॉर्चर से जो बात निकलता है वो सच नहीं, वो झूठ होता है, क्योंकि टॉर्चर से बचने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। ये जो चीजें हैं, ये एक स्ट्रक्चरल बिल्कुल डेफिशिएंसी है, ये एक कमजोरी है जो हमारे लोकतंत्र की बड़ी कमजोरी पहले से बनी हुई है। लेकिन आज के समय में हम इसे देख रहे हैं कि ये एक तरह से सब जगह और भी ज्यादा निरंकुशता बढ़ती जा रही है पुलिस की, जो दिल्ली राइट्स के इन्वेस्टिगेशन में भी नजर आ रहा है। उस पर मैं ज्यादा अभी नहीं कहना चाहती। लेकिन ये मैं कहूंगी कि इसके साथ साथ जेलों की जो स्थिति है वो भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है कि जेलों के अंदर जो लोग हैं, खास करके उसमें महिला और ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, उनके हालत ऐसे भी, इवन हमारे विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है 2018 की, जिसने कहा है कि इनके हालात ज्यादा खराब होते हैं जेलों के अंदर, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। अब जो है महामारी के समय भी ये अंदर है, प्रेग्नेंट महिलाएं जेल में हैं, बच्चे जेलों में हैं, ट्रांसजेंडर लोग जेलों में हैं, इनके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ से मांग करते हैं कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, बच्चे हैं, सबको एकदम आज के आज जेलों से निकालने की व्यवस्था तुरंत सरकार को करना चाहिए। ये मांग भी हमने उठाया है। बस इसके अलावा मैं बहुत संक्षिप्त में इन्हीं बातों को दोबारा दोहराऊंगी कि हमारे पत्रकारों पर हमले, कश्मीर में जिस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन है, उसे रोकने की बात, यूएपीए, एनएसए, पीएसए जैसे, आसपा जैसे जो काले कानून है जो
तानाशाही कानून है उनको हटाने की मांग, उनका जो उपयोग हो रहा है इस समय सवाल उठाने वाले लोगों को बंद करने का, उस पर रोक, और भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों वाले मामलों में एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है, उसकी मांग ये हमने उठाया है। सब मुद्दों को एक साथ लाने की कोशिश की है, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, हेल्थ के लिए हो, एनवायरनमेंट के लिए हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हो, एंड स्पेसिफिकली जिन कुछ फैक्ट्रीज पे काम किया है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, वो है माइग्रेंट वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में। जैसे कि आप स्पेशली मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टू कवर द इश्यूज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। उनकी कितना ज़्यादा डेवेस्टेटेड रहे हैं हम देख के कि कितने लोगों को अपने घर जाना पड़ा। The government did not provide any infrastructure help, basic amenities, their jobs they were fired, and सड़क पे चल के लोग गए अपने घर। और yesterday only it's surprising कि पार्लियामेंट में अगर लेबर मिनिस्ट्री से ये पूछा जाता है कि क्या डेटा है, क्या आंकड़ा है, तो वो बोलते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ्स के लिए हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, which is so surprising. It is there in out पब्लिक स्फीयर में, और वो लोग आंकड़े भी इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। सो ये फैक्ट शीट्स बनाने का जो मेन एम था वो ये था कि वी पुट टुगेदर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी कलेक्ट देम एंड पुट देम टुगेदर। उसके साथ साथ हमारी क्या मांगे हैं सरकार से, जैसे कि बहुत सारे लेबर लेजिस्लेशंस एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, बट उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। स्पेशली नेशनल लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की हमें ज़रूरत है, जिसके तहत मिनिमम वेजेस माइग्रेंट वर्कर्स को, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स माइग्रेंट्स में आते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर जो बिल्कुल ही इनविजिबलाइज्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो, डोमेस्टिक वर्कर्स इज ऑल्सो हाईली फेमिनाइज्ड सेक्टर। सो जो औरतें हैं उनको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, A because of being the migrants, and secondly because they also have to go through a lot of sexual abuse during their jobs. So ये फैक्ट्स फिगर, एक तो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने इकट्ठे किए हैं, दूसरा हमारी जो मांगे हैं कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि कोविड या लॉकडाउन से पहले ये हमारे मुद्दे नहीं थे या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स एग्जिस्ट करते थे, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड अब्रप्ट लॉकडाउन क्या हुआ है कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है लोगों की कि सब इसके बारे में बात करना चाहते हैं। And also in the factories we have tried to not just ask the government the accountability and measures जो वो कर सकते हैं, उसके अलावा कि as co-citizens communities हैं, also we have added positive stories in the fact sheets which will help people to understand कि ऐसा नहीं है कि community participation देखने में नज़र नहीं आया लॉकडाउन के नाम में। बहुत लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद की है। So that's all I would like to say. You can go through the fact sheets. Thank you so much. उस पे किस तरह से आवाज उठाई जाए, और ये भी एक माहौल कि जिसमें आप जो बोलता है, जो आवाज उठाता है, उसको देशद्रोही का तमगा फौरन दे दिया जाता है। और अभी तो रस्म ये चली है कि कोई न सर उठा के चले। तो उन हालात में हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि कोविड भी है और बाहर बहुत कुछ करना मुश्किल है, तो एक ऑनलाइन कैंपेन के बारे में सोचा गया। शुरू में ही 20-25 लोगों के बीच में बात हुई, और उसके बाद जिस तरह से इसको रिस्पांस मिला, that was very amazing, because we didn't think that something which was started by a couple, handful of people would grow like this. Within a month it grew across India, and we had, as of today we have 632 organizations, networks who are supporting this campaign, who have participated in this campaign, and it was organized across India, across 28 states of this country. इसके बहुत सारा डाटा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि हम यहाँ 9 लोग बोलने वाले हैं और सबको बोलने के लिए मौका चाहिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत हमारे लिए भी जो it was overwhelming, because frankly I think this is the first of its kind campaign where we had people from every single strata of the society participating, from young students and professionals to professional artists, visual artists, performing artists to celebrities, and from farmers organizations to workers organizations to activists like us and women organizations.
और मुझे ये लगता है कि इसमें ये नहीं है कि हमने कोई बहुत तीर मार लिया या हम कोई बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स थे। वजह ये थी कि जो मुल्क का माहौल था, जो लोगों के दिल में छटपटाहट थी, उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और जैसे ही इफ वी डू नॉट राइज और हम अगर उठे नहीं का कैंपेन का अनाउंस किया गया, जिसमें हमने लोगों से ये कहा था कि वो वीडियोस बना के भेजें और फेसबुक लाइव करें, तो एकदम से ऐसा लगा कि एक कोई बांध था जो फूट पड़ा है और हजारों लाखों लोग उसमें जुड़ गए। इस कैंपेन के बारे में लीना भी बात करेंगी, इसलिए मैं डाटा भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये कि हमारा अपना जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन 15 लाख लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये कैंपेन पहुंचा है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जिन्होंने देखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीच की हम बात कर रहे हैं, व्यूज की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी साथियों को यहाँ पे और आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि ये एक जश्न था प्रतिरोध का, जिसने जो सत्ता में बैठी है सरकारें, उनको मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती दी है। I literally take it as a festival of resistance and which is challenging the authoritarian forces at the center.